92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी यादों की गिलहरी बिना किसी एड ब्रेक के। गर्मियों का एक और रूखा दिन, इतवारी फुर्सत के कुछ लम्हे और किताबों के साथ मटती तन्हाइयाँ। सच मानिए जिंदगी में कुछ भी नया सा नहीं होता इन दिनों। दिल्ली में जब से नौकरी लगी है तब से इंसेंटिव के तौर पे बस यही एक इतवार का दिन मिलता है। एक दिन की छुट्टी तो सो के उठने और फिर हफ्ते भर की थकान का बोझ लेके सुस्ताने भर में निकल जाती है। फिर कुछ नया करना तो दूर, ये सोचना तक नहीं हो पाता कि नया आखिर हो क्या सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं लोग मुझको। जिस दिन जॉब का ऑफर लेटर याद शहर में मेरे घर के पते पे पहुंचा, उस दिन माँ ने पोस्टमैन को देखते ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। घर में सबको पता था कि एक दो दिन में एक ऐसी चिट्ठी दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जो मुझको बेरोजगारी के टैग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे देगी। इससे पहले कि मैं वो चिट्ठी पोस्टमैन से लेता, माँ ने छीन के उसे अपने हाथों में ले लिया। फिर घर के मंदिर में जाके उसको भगवान राम की मूर्ति के पैरों से छुआया। मुझको भगवान के सामने हाथ जोड़ने को कहा, तब जाके चिट्ठी खुली। ये माए भी ना, इनका क्या कहा जाए, आप चाह के भी इनकी बात टाल नहीं सकते और टालनी चाहिए भी नहीं। खैर, चिट्ठी खुली तो उसमें मेरी नई नौकरी के साथ अच्छी सैलरी, अच्छे ओहदे, अच्छी सुविधाओं जैसी हर चीज का जिक्र था। जिक्र नहीं था तो बस आने वाले बेफुर्सती के उन लम्हों का जिनके चलते इतवार मेरी जिंदगी की बेशकीमती धरोहरों में शामिल हो जाने वाला था। पिछले 1.5 साल से यहाँ घर से दूर, माँ के हाथ के स्वाद भरे खाने से दूर, बहन की शैतानियों से दूर, पापा की वक्त वक्त पे मिलने वाली नसीहतों से दूर और अपने याद शहर से दूर, एक इतवार ही तो है जो कुछ अपना सा लगता है। 28 साल की उम्र में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन गया हूं मैं। विजिटिंग कार्ड बहुत शानदार लगता है। न जाने कितने सॉफ्टवेयर बना लिए हैं मैंने अब तक, पर अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाया जिससे याद शहर वाली बेपरवाही के वो आवारा से अल्हड़ से दिन फिर से लौटा सकूं। यहाँ इस 1 BHK अपार्टमेंट के इस कमरे में दूर दूर तक उस आवारगी की कोई निशानी नहीं बची है। अब आराम कुर्सी पर बैठे हफ्ते भर के काम के हैंगओवर से झपकी आ ही रही थी कि अचानक मुझको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उन्नींदी सी आंखों को मलते हुए मैंने किताब को मेज पे रखा और थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज अंदर वाले कमरे से आ रही थी। अंदर के कमरे में गया, अलमारी को खोल के देखा। सोचा कहीं कोई चूहा तो नहीं है। अलमारी में पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट जैसे कुछ जरूरी कागजात रखे थे। अलमारी में कपड़ों और कागजात को हटा हटा के अच्छी तरह से देखा, पर ऐसा कुछ वहां नहीं था। फिर अलमारी के बगल में रखे बक्से को खोल के देखा, वहां भी कुछ नहीं मिला। तभी मेरे पैरों को हल्का सा छूता हुआ कुछ मेरी नाक के बिल्कुल नीचे से गुजर गया और खिड़की के पर्दे के नीचे जाकर दुबक गया। पर्दा हटाया तो देखा एक गिलहरी थी। गिलहरी! उसके मासूम से सहमे हुए से चेहरे में अजनबियत कहीं नहीं थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पुराने शहर, याद शहर से कोई पुराना दोस्त कई सालों के बाद एक बार फिर मिल गया हो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मुझे देखते ही वो भूरी सफेद धारियों वाली प्यारी सी गिलहरी डर सी गई थी। अपनी लंबी सी धनुष सी मुड़ी पूंछ हिलाती, मुंह में अखबार की कुछ कतरने दबाए वो पूरी फुर्ती के साथ खिड़की के उस कोने की तरफ भाग गई जहां शीशा हल्का सा खुला हुआ था और फिर पलक झपकते ही फुदक के खिड़की के बाहर चली गई। आज कई दिनों के बाद मैंने खिड़की के पर्दे हटाए, शीशे का स्लाइडर दरवाजा खोला। दरवाजे हल्के से जंग खा रहे थे। ख्याल आया कि कितने दिन हो गए थे खिड़की खोले, कितने दिन हो जाते हैं यहाँ चैन और सुकून की दुनिया की तरफ खुलने वाली खिड़कियां खोले। पहली मंजिल से अपने उस कमरे के नीचे झांका तो देखा बाहर सुनहरी सी धूप इतरा रही थी। दीवार पर रेंगती हुई वो गिलहरी कुछ देर के लिए कहीं गायब हो गई। मेरी नजरें उसको खोज ही रही थीं कि खिड़की से बिल्कुल सटे बरगद के उस पेड़ पे चढ़ती वो गिलहरी फिर नजर आई। पेड़ के तने पे सरपट भागती वो एक टहनी के पास पहुंची।
अपने मुंह में दबी अखबार की कतरनों को उसने उस टहनी के पास एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। हरी पत्तियों की ओट में वो अपने लिए एक छोटा सा घर बना रही थी। अभी तो बस नींव ही पड़ी थी उस घर की। कुछ तिनके, कुछ लुगदियां और थोड़ी सी मिट्टी ही जुटी थी अब तक, पर बहुत सारा हौसला था शायद, जो उस घर को बनाने में उस छोटी सी गिलहरी की बड़ी मदद करने वाला था। बड़ी शैतान थी वो गिलहरी। मेरे किराए के घर से चीजें चुरा चुरा के उसने अपने रहने के लिए क्वार्टर बनाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी थी। कितना आसान था उसके लिए इतने बड़े शहर में भी एक ऐसा घर बना लेना जिसको वो अपना कह सके। बहुत देर तक गिलहरी की जानकारी के बिना खिड़की के पास बैठा मैं उसको निहारता रहा। उसकी छोटी छोटी आंखों को देखता रहा जो अपने इर्द गिर्द पूरे जीवट से जीने के तरीके खोज रही थी। उन छोटे छोटे पैरों को ताकता रहा जो तेज तेज भागते हुए अपने ठहरने के इंतजामों में जुटे थे। मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था बीते कुछ सालों में, पर उस गिलहरी की जिंदगी आज भी नहीं बदली थी। एक पल के लिए रश्क हुआ इस बात पे। आज उस गिलहरी के साथ फुदकते हुए जैसे वो पुराना वक्त भी वापस लौट आया था जो कामयाबी की दौड़ में भागते भागते कहीं बहुत पीछे छूट गया था। वो वक्त जब पहली बार मेरी मुलाकात नताशा नाम की उस पागल सी लड़की से हुई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अप्रैल की धूप वाला एक गर्म दिन था वो। मेरी एमसीए की डिग्री बस 2 महीने पहले ही मिली थी। गाजियाबाद के अपने इंस्टीट्यूट के हॉस्टल को छोड़ के अब मैं याद शहर रहने आ गया था। पापा ने कहा था कि यहीं याद शहर से ऑनलाइन ही नौकरी के लिए अर्जियां दाखिल करता रहूं। मैं चाहता तो था कि दिल्ली आके जॉब ढूंढना शुरू कर दूं, लेकिन बड़े शहर में बिना रोजगार के रह पाना मिडिल क्लास आदमी के बस में कहाँ होता है। और फिर माँ, अपने इकलौते बेटे को इतने बड़े शहर में अकेले नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते कहाँ देख सकती थी वो। माँ ने साफ कह दिया, यहीं से अप्लाई करना शुरू कर दे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो चले जाना, वरना कोई जरूरत नहीं वहां पराए घर की गर्मी में सड़ने की। अब माँ को कौन समझाता कि एक अच्छी नौकरी के लिए कितने जूते घिसने पड़ते हैं। और फिर ऐसा थोड़ी था कि माँ कुछ जानती नहीं थी। 40 साल के अनुभवों की लटें अपने बालों में ओढ़े वो मेरी माँ सब जानती थी, पर चाहती ही नहीं थी कि अपनी पढ़ाई खत्म करके पूरे 5 साल बाद फुर्सत से उनके साथ रहने आया मैं उनको छोड़ के दूसरे शहर में चला जाऊं। उस दिन मैं अपने घर के आंगन में बने हैंडपंप से पानी भर रहा था और माँ वहीं चबूतरे पे बैठ के कपड़े धो रही थी। तभी जैसे माँ को कुछ याद आया, बेटा मिश्रा जी की लड़की आई है आजकल, तेरा ही वाला कोर्स किया था उसने नोएडा से। तेरा ही वाला कोर्स। माँ की भोली सूरत की ओर देखते हुए मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैंने भरी हुई बाल्टी को खिसकाते हुए कहा, माँ कितनी बार बताया MCA MCA। चेहरे पे घिराई अपनी लटें भीगे हाथों से पीछे करते हुए पानी की कुछ बूंदें माँ के माथे पे लिपट आई थीं। अपने हाथों से उन बूंदों को साफ करते हुए माँ बोली, हाँ जो भी है वो बात तो सुन, वो दिल्ली में जॉब कर रही है आजकल, तू एक काम कर जाके मिल ले उससे। फिर माँ जैसे मुझको दिल्ली न जाने के अपने तर्क को जरा और मजबूत करते हुए बोली, वैसे वो कह रही थी बिल्कुल पसंद नहीं आया उसको दिल्ली, बता रही थी इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक। मैंने माँ को बीच में ही रोक के समझाने की कोशिश की, पर माँ इतनी नौकरियां भी तो वही हैं। नौकरियां। माँ बस खींच भरा ये शब्द बोल के अपनी बात बदलती हुई बोली, ले ये जरा चादर निचोड़ने में मेरी मदद कर। चादर का एक छोर पकड़े मैं दूसरे छोर पे खड़ी अपनी माँ की आंखों के ठीक नीचे घिर आई उन झुर्रियों को देखता रहा और देखता रहा कि कैसे माँ ने अपना सारा गुस्सा उस चादर को निचोड़ने में लगा दिया था। वैसे क्या नाम है माँ मिश्रा जी की उस लड़की का जिसको दिल्ली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? मैंने निचोड़ी जा चुकी चादर माँ के हाथों में थमाते हुए कहा। माँ चादर में फटकारा लगाते हुए बोली, नताशा। पानी के कुछ छींटे जैसे माँ के मुंह से निकले इस शब्द में भी घिर गए थे। मैं जानना चाहता था कि कौन है ये नताशा जिसको दिल वालों की दिल्ली अच्छी नहीं लगती। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मिश्रा अंकल का पुश्तैनी मकान यूं तो हमारे पड़ोस में था, इसलिए परंपरा के मुताबिक वो हमारे पड़ोसी ही थे।
पर सिविल सर्विसेज में होने की वजह से उनका ट्रांसफर हमेशा यहाँ वहाँ होता रहता था। याद शहर के अपने मकान में भी वो बस छुट्टियों में रहने आते। नताशा उन्हीं की छोटी वाली बेटी थी। मैं आज तक उससे कभी मिला तो नहीं था, पर उसके मम्मी पापा से, अपने मम्मी पापा से और यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों से उसके चर्चे इतने सुन लिए थे कि उसकी एक नाक नक्श विहीन शक्ल मेरे जहन में पहले ही छप चुकी थी। पर उसके बारे में लोगों की राय इतनी अलग अलग थी कि उसके बारे में कोई एक राय मैं कभी कायम नहीं कर सका। मम्मी उसको होशियार मानती थी, पापा कहते थे कि लड़कियों को इतना शरारती नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों का मानना था कि याद शहर के सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक है वो। हर पिता की तरह मिश्रा अंकल कहते थे कि वो तो नताशा जैसी बेटी पाके खुद को खुश नसीब समझते हैं। मिश्रा जी के बगल वाले मकान में रहने वाली नेगी आंटी कहती थी, लड़की होशियार तो है लेकिन इतनी जिद्दी कि अब क्या कहें। खैर, आज मुझे इतने सारे चेहरों वाली उस नताशा से मिलना था। मिलना क्या था, उससे काउंसलिंग लेनी थी, क्योंकि मां का आदेश था। शाम के वक्त मैं मिश्रा अंकल के घर पे पहुंचा। उस वक्त वहां कोई नहीं था। आमतौर पर इस वक्त उनके घर का दरवाजा बंद नहीं रहता था, पर आज बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं लौटने को मुड़ा ही था कि आंटी सामने से आती दिखाई दी। मुझे देखते ही बोली, अरे गौरव बेटा, तुम कब पहुंचे? मौसम अच्छा हो रहा था तो हम ऐसे ही टहलने निकल गए। फिर आंटी के पीछे आ रहे अंकल बोल पड़े, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो? नताशा तो अंदर ही थी। आंटी ने मेरी ओर देख के अंकल से कहा, अरे अभी गार्डन में होगी ना वो, उसकी गिलहरी के खाना खाने का टाइम हो गया, अभी उसको कुछ और कहां सूझेगा। मैंने लोगों को कुत्ते पालते सुना था, बिल्ली पालते सुना था, यहां तक कि तोते, मुर्गी और कबूतर भी पालते सुना था, पर गिलहरी पालने वाली याद शहर की ये पहली लड़की थी शायद। खैर, आंटी अंकल के साथ अंदर पहुंचा तो मुझको सोफे पे बैठने के लिए कह के आंटी ने नताशा को आवाज लगाई, बेटा गौरव आया है तुमसे मिलने। एक आवाज घर के पीछे कहीं दूर से आती सुनाई दी, मां कह दो मैं किसी गौरव सौरव को नहीं जानती। गौरव सौरव? मुझे अटपटा तो लगा पर चुप रहा। मेरे सामने ही सोफे पे बैठे अंकल को नताशा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो झेंपते हुए बात संभालने की तर्ज पे बोले, अरे मिली नहीं ना तुमसे, इसलिए शायद जानती नहीं है। पानी पीने के बाद थोड़ी देर में अंकल मुझको अपने गार्डन में ले आए। ये है हमारी नताशा, कह के उन्होंने सामने लकड़ी के एक बड़े से बक्से पे कुछ बिछाती उस लड़की की ओर इशारा किया। फिर वहीं से बोले, बेटा ये गौरव, हमारे पड़ोसी अवस्थी जी के बेटे, कल जो आंटी आई थी ना, वो इन्हीं की माँ है। नताशा बिना पीछे मुड़े ही बोली, अरे हाँ पापा, याद आया। तभी पीछे से आंटी ने किसी काम के लिए अंकल को आवाज लगाई और वो अभी आता हूं कह के अंदर चले गए। बचपन से अब तक मेरे लिए रहस्य रही वो लड़की अब मेरे बिल्कुल सामने थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। खुले बाल, पीले रंग की सलवार कमीज और चटक हरे रंग की ओढ़नी। सच कहा था दोस्तों ने, खूबसूरत तो बहुत थी वो। दाहिनी भौं के बाईं ओर कटे का एक हल्का सा निशान था। अपनी हथेली पे मूंगफली के दाने रख के नताशा प्यार से मुस्कुराते हुए गिलहरी को खाना खिला रही थी। उसकी कलाई पे बड़े प्यार से बैठी उस नन्ही मुन्नी सी गिलहरी को देख के लग रहा था कि जैसे बरसों के दोस्त होंगे दोनों। मैं पीछे खड़े होकर कुछ देर चुपचाप नताशा और उस गिलहरी के अपनापे को देख के अपना दिल खुश करता रहा। तभी मेरे पैरों में शायद कोई चीज टकरा के गिरी। नताशा ने पीछे मुड़ के देखा। मैं एक पल को झेप गया कि कहीं वो ये न समझे कि मैं अब तक उसको छुप के देख रहा था। पर उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले, जैसे वो पहले से जानती थी कि मैं यहां पहले से खड़ा उसको देख रहा था। चुप्पी तोड़ती हुई बोली, गिलहरी आपको भी पसंद है? नहीं, इस बारे में कभी सोचा नहीं, कहते हुए मैं गिलहरी को देखने लगा। जैसे अब इस बारे में शुरू करने वाला था मैं। केवल आपके सोचने से काम नहीं चलेगा, गिलहरियों को भी सोचना होगा कि वो आपको पसंद कर सकती हैं कि नहीं। ये कह के नताशा फिर से गिलहरी को मूंगफली खिलाने में जुट गई। फिर अचानक जैसे कुछ सोच के वो मेरी तरफ मुड़ी और गिलहरी को मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, चलिए देखते हैं आपको ये पसंद करती है कि नहीं। ये कह के उसने गिलहरी को मेरे कंधे पे रख दिया। मुझको इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और शायद ना ही उस गिलहरी को। मैंने अपने हाथों से उसको अपने कंधों से हटाने की कोशिश की, लेकिन डरी हुई गिलहरी ने मेरे हाथों में बहुत हल्के से अपने दांत गड़ा दिए। पर नताशा ने झट से उसको अपने हाथों में वापस खींच लिया।
अभी आपसे दोस्ती करने में वक्त लगेगा इसको। ये कह के वो खिलखिला के हंसती। एक बेलौस सी हंसी थी वो। याद शहर की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी ये लड़की, जैसे अजनबियत की दीवारों को पलों में गायब कर देना जानती हो, या उसके लिए जैसे अजनबी नाम का शब्द इजाद ही न हुआ हो। उसने अगले 10 मिनटों में ही मुझको गिलहरियों को कैसे पाला जाता है, उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, वो किन हालातों में रह सकती हैं किन में नहीं, इस पे एक पूरा ट्यूटोरियल दे डाला था। उसकी इन बातों की गर्माहट ने उस थोड़े से वक्त में ही जैसे झिझक और औपचारिकताओं की दीवार को गला के दोस्ती के सांचे में ढाल दिया था। लगभग 45 मिनट बात करने के बाद मैं लौट ही रहा था कि उसने कुछ याद दिलाया। आंटी ने जिस काम के लिए भेजा है वो तो करते जाओ। मुझे याद आया कि हमारी बातों में दिल्ली कहीं पीछे छूट गई थी। ओ हाँ, माँ बता रही थी कि तुमको दिल्ली पसंद नहीं है, मैंने पूछा। तो आंटी ने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई है, ये कह के वो फिर से हंसती, हंसी जैसे उसका तकिया कलाम थी। फिर वो आगे बोली, आंटी अगर दिल्ली जाने से मना करे तो बोल देना कि अगर दिल्ली की भीड़ भागदौड़ और जल्दबाजी का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो याद शहर के इस इत्मीनान की कीमत क्या रह जाएगी। अरे हर ज्यादा अच्छी चीज तभी तो अच्छी लगती है क्योंकि कम अच्छी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। गिलहरी को उसके पिंजरे में डालती हुई वो बोली, अब इसे ही ले लो, रात भर इस पिंजरे में रहती है तभी तो सुबह इससे बाहर आना इसको अच्छा लगता है। आई एम श्योर अब माँ जरूर मान जाएगी। जाते जाते मैंने ऐसे कहा जैसे मुझको कई मुश्किलों का हल एक साथ मिल गया हो। मैं शरीर से तो घर लौट चुका था पर मन से अब भी वहीं था, नताशा की बातों के उस खुले आसमान में, वहां जहां सपने बिना किसी फिक्र के पूरी बेपरवाही से उड़ान भर सकते थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। नताशा से मिलकर लौटने के बाद उसके बारे में अब मेरी एक अलग राय थी। आज ही बनी इस निहायत पर्सनल सी राय में अब किसी दूसरे की बातों का असर शामिल नहीं था और ऐसा होना मुझको अच्छा लग रहा था। अब मुझको दिल्ली जाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। नताशा ने बताया था कि पूरे 1 महीने के लिए वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेके आई है। रात को सोते वक्त मुझे उसी की बातें याद आ रही थी। तुम्हें पता है कि मुझको ये गिलहरी क्यों पसंद है? क्योंकि इसके और मेरे रिश्ते के बीच कोई तीसरा रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में बस एक अपनापन है, प्यार है। इससे कोई मॉरल्स या कोई जिम्मेदारियां नहीं जुड़ी हैं। कल के दिन मैंने इसको या इसने मुझको छोड़ भी दिया तो कोई तीसरा हमको टोकने वाला नहीं होगा। इस रिश्ते के होने या न होने से केवल इसको और मुझको फर्क पड़ता है, बाकी किसी को नहीं। ये कह के वो किसी सोच में डूब गई थी और फिर कुछ देर बाद खुद ही बोल पड़ी थी, मुझको ऐसे ही रिश्ते पसंद हैं। रात भर नताशा की बातों का हैंगओवर रहा था मुझको। उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे के बीच किसी महक की तरह फैलती उस मुस्कुराहट को देख के कोई कैसे कह सकता था कि ये लड़की इतना सोचती भी होगी। सुबह सुबह उठकर माँ, मैं और पापा चाय पी ही रहे थे कि डाकिया एक लेटर लेके आ पहुंचा। नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल था। लेटर कुछ देर से पहुंचा था। कल ही मुझको इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंचना था। दिल्ली के लिए याद शहर से आखिरी ट्रेन बस 1 घंटे में थी। मन ही मन सोचा कि इस लेटर को अभी आने की इतनी क्या जल्दी थी। सोचा जाने से पहले एक बार नताशा से मिलता जाऊं, लेकिन तैयार होके माँ बाबूजी से विदा लेके मिश्रा अंकल से मिलने के बहाने जब उसके घर पहुंचा तो अंकल आंटी दोनों हताश से लग रहे थे। पूछने पे अंकल ने कहा, नताशा कुछ महीनों के लिए मसूरी चली गई है। कल रात अचानक बोली वहां कोई एनजीओ है, डिसेबल्ड बच्चों की पढ़ाई पे काम करता है। बोली वहां उसने बात की थी, उन्होंने उसको बुलाया है, मन लग गया तो आगे भी वहीं काम करेगी। नताशा के फैसले से दुखी लग रही आंटी बोली, बेटा आप कौन समझाए उसको, कहती है बस पैसा ही थोड़े मायने रखता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी तो कोई चीज होती है। लेकिन बेटा तुम ही बताओ, एक लड़की को भला ऐसे बेरोक टोक कहीं चले जाना कोई शोभा देता है? हम तो समझा समझा के थक गए हैं। मैं नताशा को जैसे जैसे जानता जा रहा था मुझे उसकी जिंदगी से रश्क हो रहा था। दिल्ली से अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ के वो एक एनजीओ में बहुत कम पैसे पे काम करने को तैयार हो चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि उसको क्या अच्छा लगता है। और अपना बोरिया बिस्तर उठाए मैं रोजगार नाम की मजबूरी के पीछे दिल्ली चला आया। और आज अभी अभी किसी खुशनुमा सरप्राइज की तरह मुझको मिली इस
गिलहरी के साथ नताशा की वो यादें फिर से वापस लौट आई थीं। खिड़की बंद ही कर रहा था कि ख्याल आया कि क्यों ना इस गिलहरी से दोस्ती कर लूं। दिल्ली में एक दोस्त भी मिल जाएगा और जिस दिन नताशा से मिलूंगा उसको शान से कह सकूंगा कि अब मैं और गिलहरी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है। बस इतनी सी थी ये कहानी।